हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 और पार्ट 3। इस वीडियो में हम बच्चों को पढ़ेंगे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है। इसमें आज हम अमोनिया कैसे बनता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया कैसे बनता है ये इसमें जानेंगे। ये औद्योगिक विधि है जिसमें बड़े स्तर पर जो है अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इससे के अलावा इसी वीडियो में हम कुछ लॉजिकल प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। और आज का पहला प्रश्न है हमारा कि ट्राई हैलाइडों की अपेक्षा पेंटाहैलाइड अधिक सहसंयोजी होते हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता हो कि ट्राई हैलाइड क्या होते हैं। हैलाइड होता है हमारा X, ठीक। ट्राई बोला है मतलब 3 हैलाइड समूह। अब वो किससे जुड़ रहे हैं, मान लीजिए M धातु है या M कोई तत्व है, तो M तत्व होता है और X से आपका हैलाइड है। ट्राई हैलाइड बोल रहा है मतलब MX3 और पेंटाहैलाइड बोल रहा है मतलब MX5। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो X है उसकी जगह पर आपका कोई भी हैलोजन समूह का तत्व हो सकता है, ठीक है। ये होते हैं ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड। अब बोल रहे हैं एकाधिक सहसंयोजी होते हैं, क्यों पेंटाहैलाइड? तो केंद्रीय परमाणु की जितनी अधिक धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था होती है उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जैसे अगर हम देखें ट्राईहैलाइडों में MX3 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं तो इसमें जो धातु होगी वो धातु के ऊपर कितना आवेश होगा, +3। क्यों? क्योंकि ये 3 जो आपके हैलोजन समूह हैं, एक हैलोजन समूह के ऊपर एक माइनस होता है तो 3 के ऊपर 3 माइनस हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका जब इनमें से अलग हम करेंगे इस हैलोजन को तो इसके ऊपर 3 प्लस जाएंगे धातु के ऊपर, तो ये 3 प्लस है। और अगर हम MX5 की बात करें तो उस पर आ जाएगा आपका कितना, M के ऊपर +5 चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था किसकी ज़्यादा हुई, पेंटाहैलाइड की। अब जिसके कारण केंद्रीय परमाणु और हैलोजन परमाणु के मध्य बने बंध का सहसंयोजन लक्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पेंटाहैलाइड में केंद्रीय परमाणु +5 ऑक्सीजन अवस्था में है, जबकि ट्राईहैलाइड में है +3 ऑक्सीजन अवस्था में है। अतः ट्राईहैलाइडों की अपेक्षा जो है पेंटाहैलाइड अधिक सहसंयोजी होते हैं, ठीक। तो ये था इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में, जो वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उनमें से BiH3 यानी बिस्मिथ हाइड्राइड जो है सबसे प्रबल अपचायक होता है, क्यों? तो इसका सीधा सा आंसर है बच्चों, हमने भी अपचायक गुण वगैरह पढ़े थे कि ऊपर से नीचे को जाते तो अपचायक गुण बढ़ता है। तो BiH3 बच्चों जब हम ऊपर से नीचे को जाते हैं तो BiH3 जो है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसका अपचायक गुण ज़्यादा होगा। अभी क्यों होता है, तो बच्चों होता क्या है, Bi और हाइड्रोजन कुछ बीच की दूरी है वो ज़्यादा होती है और बंधों की तुलना में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध होता है उसकी तुलना में, तो ये इसका कारण है। तो वर्ग 15 के सभी तत्वों में बिस्मिथ परमाणु सबसे बड़ा है, ठीक। बड़ा है तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। BiH यानी बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बंध की दूरी सबसे अधिक होगी और बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम होगी, क्योंकि बच्चों उसके जो अणु है एक दूसरे से क्या परमाणु दूर दूर हैं, बिस्मिथ और हाइड्रोजन के दूर दूर हैं, तो उनकी वियोजन की ऊर्जा भी कैसी हुई, कम। हम लोग उसको कम ऊर्जा देकर भी उस बंध को तोड़ सकते हैं। यही कारण है कि बिस्मिथ और हाइड्रोजन बंध वर्ग के दूसरे हाइड्राइडों की तुलना में आसानी से वियोजित हो जाते हैं, जिसके कारण BiH3 सबसे प्रबल अपचायक होता है। ये इसका आंसर था। अब हमारे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। या इसी प्रश्न को ऐसा भी दे सकते हैं कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो आ सकता है सिद्धांत, अभिक्रिया के समीकरण, चित्र और इसके अलावा आ सकता है सावधानियाँ, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बच्चों ये समीकरण, चित्र और ये ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धांत, ठीक। लेकिन आपको इसमें से सभी चीज़ें कर लेना क्योंकि कोई सी भी यहाँ से आ सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो से। तो इस अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का सिद्धांत क्या था वो समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक आयतन नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस, मतलब एक आपका आयतन में लेंगे हम क्या, आपकी नाइट्रोजन गैस यानी N2 और 3 आयतन क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस यानी H2।
हाइड्रोजन गैस का संकेत होता है H2 और नाइट्रोजन का होता है N2। अब एक एक इसमें नाइट्रोजन एक आयतन लिया और हाइड्रोजन 3 आयतन लिया है, तो हमने लिख दिया। जब ये आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, अमोनिया बनता है। यह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, तो साथ में इसमें क्या निकलता है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कह दिया। ठीक है, इसमें अमोनिया के बनने से आयतन में कमी होती है। अब आयतन में कमी क्यों हो रही है, आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे एक आयतन नाइट्रोजन था, 3 आयतन में आपके हाइड्रोजन थे, टोटल कितना आयतन हो गया, 4 आयतन। तो 4 आयतन से आपको कितना उत्पाद मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बैलेंस करेंगे जब हम इसको तो 2NH3 मतलब 2 आयतन आपका अमोनिया बनता है, मतलब आयतन में यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 1 आयतन है और जो हाइड्रोजन है वो 3 आयतन है। तो टोटल 4 आयतन से हमें कितने आयतन मिल रहा है, 2 आयतन। यहाँ पे 2 होंगे बच्चों, इसके आगे 2 लिख लेना आप, अमोनिया के आगे। तो 2 आयतन हमको यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब आयतन में कितने की, 2 आयतन की कमी हो गई। तो यहाँ पर आयतन में कमी हो रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें अमोनिया के बनने से आयतन में क्या हो जाता है, कमी होती, क्योंकि कुल 4 आयतन अभिकारक, 4 आयतन अभिकारक हमारे पास ये हो गए, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। अभिकारक से 2 आयतन क्रियाफल, यही कह सकते हैं उत्पाद प्राप्त होता है। अतः ये 11वीं में पढ़ा था बच्चों ली-सातलिए के सिद्धांत। तो ली-सातलिए के सिद्धांत के अनुसार अमोनिया का अधिक उत्पादन हेतु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अधिक सान्द्रण, कम ताप और उच्च दाब ही उपयुक्त परिस्थिति होगी। तो ली-सातलिए का सिद्धांत हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको अमोनिया निर्माण की विधि, मतलब अमोनिया का निर्माण ज़्यादा करना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अधिक मात्रा ले लो, सान्द्रण ज़्यादा बढ़ा लो और दाब जो है क्या करेंगे, उच्च लगाएंगे। दाब जब हम उच्च लगाएंगे तो ऑटोमेटिक अभिक्रिया इस तरफ होगी। अगर हम दाब नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया दोबारा से विपरीत दिशा में होने लगी और N2H2 में वो टूट जाएगा दोबारा, तो हमारे पास अमोनिया नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्या करते हैं, दाब लगाते हैं ज़्यादा और ताप जो है वो कम कर देते हैं, लेकिन मात्रा जो है अभिकारकों की क्या कर देते हैं, बढ़ाते जाते हैं, जिसकी वजह से अमोनिया जो है बनता जाता है। तो ली-सातलिए ने क्या कहा था कि अगर इनकी मात्रा बढ़ा रहे हैं तो इस जो अभिक्रिया है वो फॉरवर्ड दिशा में इस तरफ की दिशा की तरफ हो जाएगी, फॉरवर्ड दिशा में होगी। ठीक, और अगर हम बच्चों सान्द्रण नहीं बढ़ाएंगे, मात्रा कम हो जाएगी, तो कुछ देर बाद इसको उत्पाद की मात्रा बढ़ जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ जाएगी तो बैलेंस करने के लिए अभिक्रिया को क्या होगा, ये अभिकारक फिर से उत्पाद फिर से टूट कर किस में बदल जाएगा, अभिकारकों में बदल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, दाब लगा देते हैं। दाब लगाने से क्या होता है, यहाँ पर अभिक्रिया इस तरफ होती रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके चित्र समीकरण की तरफ, और इसका समीकरण आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है इसका N2 और H2 3H2 और ये हो जाएगा आपका 2NH3। तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको ये चित्र बना लेना है अमोनिया निर्माण की हेबर विधि का। ठीक है, तो ये इसका चित्र है। अब यहाँ पे चित्र से समझिए, तो हम नाइट्रोजन कहाँ से लाते हैं, आप वो देखिए। तो नाइट्रोजन बच्चों आपको पता है कि वायु में जो है नाइट्रोजन 78% पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में। तो वायुमंडल से सीधे हम नाइट्रोजन गैस को प्राप्त कर लेते हैं। और वाटर गैस बच्चों आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को बच्चों हम बोलते हैं वाटर गैस। जब हम इस वाटर गैस से हमें कौन सी गैस मिल जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक, तो वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को जब इस पंप में, ये कहलाता है संपीड़क कक्ष, जब इनको 1 आयतन और 3 आयतन में जब हम इस पंप यानी संपीड़क कक्ष में बुझाते हैं तो संपीड़क कक्ष में उस पर दाब लगता है। संपीड़क मतलब दाब वाला कक्ष। ठीक, तो इस पर दाब लगता है जिससे दोनों आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया के बाद क्या हो जाता है बच्चों, इसको जो है एक दूसरे से ये आपस में मिलेंगे और इसके बाद बच्चों कहाँ भेजा जाता है, इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। संपीड़क कक्ष में दाब लगता है जहाँ पर उसका दाब जो होता है वो 200 ATM के लगभग होता है, प्रवेश करा देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस गैस को उत्प्रेरक कक्ष, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ पर इसको भेज देते हैं, इस मिश्रण को। उत्प्रेरक कक्ष में क्या रखा होता है, मोलिब्डेनम रखा होता है जो कि हमारा उत्प्रेरक वर्धक होता है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की उत्साहित करे, जो उसका उत्साह बढ़ाए, उत्साहवर्धक करता है। साथ में एफी चून जो कि उत्प्रेरक का काम करता है, और इस उत्प्रेरक के लिए वर्धक का काम कौन करता है, मोलिब्डेनम। तो ये इसमें रखे होते हैं।
और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कक्ष का जो ताप रहता है वो रहता है 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में लगभग। ठीक, ये इसका टेम्परेचर रहता है। तो आपस में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं और अमोनिया का अणु बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो गैस प्राप्त होती है हमें 10 से 15% उसमें क्या होती हैं, अमोनिया होती है। यहाँ से जो गैस बन के निकलती है उसमें 10 से 15% क्या होती है, अमोनिया गैस होती है। और इसके बाद भी बच्चों अगर कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर अमोनिया में नहीं बदल पाती हैं तो इसी को आगे क्या कर देते हैं, इस पंप की सहायता से हम आगे भेज देते हैं, जहाँ से इस पंप के द्वारा होते हुए वो दोबारा से कहाँ जाती है, उत्प्रेरक कक्ष में आ जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं दोबारा से उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है और यहाँ से फिर से वही प्रक्रिया होती है और इस प्रकार से क्रम बच्चों इस प्रकार से चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमारे पास अमोनिया मिल जाती है। तो ये थी बच्चों अमोनिया निर्माण की हर विधि। चलिए इसकी विधि की ओर चलते हैं, ये इसमें विधि में दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए, वायु से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन और वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाकर 200 ATM बोल दो या 200 वायुमंडलीय दाब बोल दो पर संपीड़क कक्ष में भेजते हैं, प्रवेश कराते हैं। इसमें क्या रखा होता है, Fe चूर्ण, उत्प्रेरक वर्धक, मोलिब्डेनम रखा होता है। Fe चूर्ण उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक वर्धक कौन है, मोलिब्डेनम, ये रखा होता है। और इस कक्ष का ताप, किसका, उत्प्रेरक कक्ष का ताप जो है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित रखते हैं, मतलब इससे ज़्यादा कम ना हो। उत्प्रेरक कक्ष से जब गैसें निकलती हैं तो उस गैस में 10 से 15% क्या होता है, अमोनिया रहती है। इसे संघनित्र बच्चों ठंडा करने का एक उपकरण होता है, एक नली होती है संघनित्र टाइप की, उसमें आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक, संघनित्र की सहायता से ठंडा करके, क्योंकि अब बच्चों ये गर्म कर रहे हैं तो ये भाप जो है बनेगी गैस की, और वो गैस जो है अब उसको हम जब संघनित्र में से बजाएंगे तो वो द्रव में बदल जाएगी। तो ठंडा करके अलग कर लेते हैं और शेष गैस को पंप की सहायता से, जो गैस बच गई है जो अमोनिया में नहीं बदल पाई है, उसे हम क्या कहते हैं, पुनः उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचा दिया जाता है, जहां फिर से अमोनिया बनती है और यह क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ये थी अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों सावधानियों की तरफ कि हमें अमोनिया निर्माण करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शुद्ध और शुष्क अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि अगर अशुद्धियाँ उसमें हुई तो वो उत्प्रेरक जो रखा है उसको कैसे कर देंगे, विषाक्त कर देंगे, विषैला कर देंगे, जिससे वो अपना काम नहीं करेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि ताप और दाब नियंत्रित होने चाहिए, कम या ज़्यादा ना हो। आपका जो ताप है वो 450 से 500 डिग्री के बीच में ही नियंत्रित रहे और जो दाब है वो 200 ATM रहे, तभी हम अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं अच्छे स्तर से। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।